एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ हम हाजिर हैं। जी हाँ, इस समय क्लास 12th के जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स के, वो आप सभी को यहाँ पर इस चैनल पर बताए जा रहे हैं। जो भी डेरिवेशन बताए जा रहे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड भी किए जा रहे हैं। आप वहाँ से क्रम से उतने ही डेरिवेशन की प्रैक्टिस करिए जो एग्ज़ाम में आते हैं। मैं सारे डेरिवेशन यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और जो ज़्यादा बार पूछे गए वही डेरिवेशन ले रहा हूँ। प्लेलिस्ट में काफ़ी डेरिवेशन रखे गए हैं, आप उनको जाकर प्रैक्टिस करिए। और यह डेरिवेशन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। फिर से टॉपिक देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। तो ये हमारे टॉपिक का नाम है, ठीक, कि एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा और उसमें वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करेगा और उसका आघूर्ण हमें यहाँ पर डेरिवेशन में करके दिखाना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर उस एक समान वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल युग्म का आघूर्ण लगेगा उसकी डेफिनेशन बता देना है। तो देखिए, परिभाषा बता देता हूँ, फिर यहाँ चित्र से समझाता हूँ। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, मतलब कोई वैद्युत द्विध्रुव है उसको एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म का मतलब उसके ऊपर दो बल लगते हैं, एक बल युग्म का मतलब उसके ऊपर दो बल लगते हैं। तो बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को, मतलब ये जो बल युग्म लगेगा ये वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। मतलब उसको इतना घुमाएगा कि वो वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र यानी वैद्युत क्षेत्र की रेखा उसी की दिशा में जो है संरेखित हो जाएगा। तो ये इसकी डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिए। किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है और यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अब इसका सूत्र की स्थापना करेंगे। डेफिनेशन मैंने बता दिया और डेफिनेशन को हम यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से समझेंगे और फिर हम सूत्र की स्थापना करेंगे। ध्यान से देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र आप समझ लीजिए, समांतर रेखाओं को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र से, मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम समांतर रेखाओं से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 समांतर रेखाएं हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही हैं। 7 6 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो समांतर रेखाएं हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने वेक्टर ई से रिप्रेजेंट किया है। और समांतर होने का मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक। अब यहां पर देखिए एक प्लस क्यू आवेश है इस पॉइंट पर और यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है इस पॉइंट पर। दो आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश का जो निकाय होता है वो हमारा क्या बोला जाता है? वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। तो यह एक पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र होता है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल होती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यल होती है। तो यल और यल मिलाकर क्या हो जाएगा? 2l। आप सभी को मालूम होना चाहिए। या फिर मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2l। ये बात सबको समझ में आया? ये हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाया है? थीटा कोण बना रखा है। ये भी आप सबको समझ में आया? इस पॉइंट का नाम ए रखा और इस पॉइंट का नाम हमने इस पॉइंट का नाम बी रखा। अब देखिए, वैद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेश आएगा उसके ऊपर बल लगता है। इतना याद रखना, जिंदगी भर याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। अगर वो आवेश धन आवेश है तो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, उसके बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और अगर वो आवेश ऋण आवेश है तो जो बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। इतना बात आप सभी को पता होना चाहिए। और बल का परिमाण क्या होता है? Q × E। तो देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है तो इस पर बल जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा यानी इस दिशा में लगेगा और वैल्यू क्या होगी? Q × E। ये माइनस आवेश है तो इस पर जो बल लगेगा इस आवेश पर वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, इस तरफ, Q × E। क्योंकि वो भी Q है इसलिए Q × E बल आएगा, ये भी Q आवेश है इसलिए Q × E आएगा। वो प्लस है इसलिए उसका बल उधर लग रहा है, माइनस इसलिए इसका बल इधर लग रहा है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। अच्छा, अगर आपको ही ये कोई एक डंडा है, इसको एक जने इधर से खींचे और एक जने इधर से खींचे तो आप बताइए, जैसे यहाँ पर है, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं?
मैं एक अंगुली लगाकर इसको इधर से खींचूं और एक अंगुली लगाकर इधर ठेलूं, तो जाहिर सी बात है ये ऐसे घूमकर क्या हो जाएगा, ये आपका इस मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। और यही बात यहाँ डेफिनेशन में बताया गया था कि जो एक बल ये और एक बल ये बल युग्म है, ये बल युग्म उस द्विध्रुव को क्या कर रहा है, घुमाकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास कर रहा है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो ये बात थी चित्र की। अब यहाँ पर हमें इन दोनों बलों के वैल्यू यहाँ पर दिखाने होंगे। ठीक, मैंने लिखा है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल, वेक्टर F1 होगा Q इंटू ई क्षेत्र की दिशा में। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल, वो भी आपका वेक्टर F2 से रिप्रेजेंट करोगे और वैल्यू Q इंटू ई आएगी वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। चित्र मैंने अभी समझाया। अब देखिए F1 और F2 की अगर हम बात करें, बल F1 और F2 परिमाण में बराबर हैं, दिख रहा है, और दिशा में विपरीत हैं, और इन बलों की क्रिया रेखा भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखा मतलब एक इस तरफ कार्य कर रही है, एक इस तरफ कार्य कर रही है, एकदम लाइन में काम नहीं कर रही कि एक ऐसे कार्य कर रही है और एक ऐसे। जब एक इधर ऐसे कार्य करे और एक ऐसे कार्य करे तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों की क्रिया रेखा समान है। लेकिन यहाँ पर एक इधर कार्य कर रहा है और एक इधर कार्य कर रहा है, तो क्रिया रेखा एक ही रेखा में नहीं आ रही। जो ये वाला बल कार्य कर रहा है उसकी लाइन ऐसे जा रही है, और ये वाला बल कार्य कर रहा है इसकी लाइन ऐसे जा रही है, मतलब एक रेखा में नहीं है। तो जब दो बलों के परिमाण बराबर हो, दिशा अलग अलग हो और उनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे बलों को हम बल युग्म कहते हैं। अर्थात ये बल जो है एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? बल युग्म का निर्माण। और जहां भी बल युग्म आता है वहां हम निकालते हैं बल युग्म का आघूर्ण। पहले इतना समझिए, फिर से एक बार समझाएंगे, फिर दूसरे पेज में चलेंगे। तो जब भी बल युग्म आएगा वहां पर क्या निकाला जाता है? बल युग्म का आघूर्ण। तो देखिए मैंने लिखा, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, तो उसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? किसी एक बल का परिमाण, दोनों बलों में से किसी एक बल का परिमाण गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। बलों के बीच की कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। यहां तक एक बार फिर से आप सभी को समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक बार थोड़ा सा फिर से समझते हैं, उसके बाद फिर हम इसके आगे पार्ट करते हैं। देखिए अब वो बात आपको समझ में आ रही होगी। किसी वैद्युत द्विध्रुव को, जैसे कि यहाँ पर एक रखा है, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, मतलब बल युग्म का मतलब दो बल कार्य करते हैं। तो यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। ये बात मैंने समझाया। चित्र में क्या है वो भी समझाया। वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो वेक्टर F1 होगा Q इंटू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा वो वेक्टर F2 होगा, उसकी वैल्यू Q इंटू ई, वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। और आप सभी को मालूम है कि ये बल वेक्टर F1 और वेक्टर F2 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है, अतः ये बल जो हैं एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। और बल युग्म का आघूर्ण अगर हम निकालें तो क्या फार्मूला होता है? किसी एक बल का परिमाण गुणित बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक, तो किसी एक बल का परिमाण चाहे उसका लो चाहे उसका, Q इंटू ई यहाँ पर रख दिया गया। अब उनके बीच की लंबवत दूरी AC कैसे हो गई, जरा चित्र देखते हैं। देखिए ये बल है, ये मतलब कि ये बल यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर इधर और ये इधर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये तिरछा दूरी है। देखो ये तिरछा है। अगर हम इस बल को ऐसे रखें और इस बल को ऐसे रखें तो यहाँ जो लंबवत दूरी आएगी वो इस तरह से आएगी। तो ये आप समझ रहे हैं ना, ये लंबवत दूरी है, तो ये आपका AC है। अब हमें तो यहाँ पर ये 2L पता है, AC की कितनी वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम यहाँ पर AC की वैल्यू भी निकालेंगे। देखिए यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब है, और इसके ये आपका जो है समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लगा देंगे तो यहाँ से AC की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? निकल आएगी। मतलब साइन थीटा बराबर क्या आएगा? लंब यानी AC, कर्ण क्या आएगा? AB। AC आपका रहने देंगे, AB की जगह 2L रख देंगे। देखो तो यहाँ पर लिखा भी है, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AC बटा AB। तो आपका जो है AB इधर चला जाएगा साइन थीटा के पास, तो AC बराबर AB साइन थीटा, AC की जगह AC। AB मैंने बताया था A पर प्लस Q था, B पर माइनस Q था, उसके बीच की दूरी 2L थी, तो मैंने 2L रख दिया साइन थीटा। तो AC का मान आ गया। अब टाउ इज इक्वल टू, आपने क्या लिखा था? QE इंटू AC, तो QE की जगह QE, AC की जगह 2L साइन थीटा हो गया। अब आपको यहाँ पर मैं क्या लिख दिया? Q इंटू 2L। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ भी ध्यान दीजिए, ये Q लिखा और ये 2L पास में रख दिया और E साइन थीटा बगल में लिख दिया। चूंकि Q इंटू 2L बराबर क्या होता है? P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो द्विध्रुव है उसका आघूर्ण होता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर हम Q इंटू 2L की जगह क्या लिखेंगे? P। तो हमारा फार्मूला टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। सदिश रूप में इसको लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। विशेष स्थितियों की बात करें, यदि थीटा का मान 0 हो,
थीटा का मान क्या हो 0, तो साइन थीटा का मान 0 होता है, टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यदि थीटा का मान 180 अंश होता है तो साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है, तो फिर भी टाउ का मान 0 आएगा। और अगर थीटा का मान 90 हो तो थीटा का मान 90 होगा, साइन 90 का मान आप सबको मालूम है, साइन 90 का मान 1 का गुणा इसमें करेंगे तो PE आएगा, तो ये आया। और ये जो है साइन 90, साइन की वैल्यू साइन 90 में सबसे अधिक होती है, इसलिए जो टाउ आएगा ये सबसे अधिक होगा, टाउ मैक्स बराबर PE। अब आप क्या करिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हेडिंग डालिए और इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये चित्र का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ तक जो है पूरा जो है इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, ठीक, अच्छे से आप देख भी लीजिए इसका ये पूरा, ठीक। इसके बाद हम पेज पलटते हैं, पेज जब पलटेंगे तो आप यहाँ पर पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना सूत्र का, और फिर ये विशेष स्थितियों में इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस तरह से आप अपना डेरिवेशन तैयार रखें, हम आपके साथ हैं, आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कराएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।